आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका गति 100 शब्द प्रति मिनट अंक 35। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, शासकीय प्रोत्साहन के कारण सोयाबीन खरीफ की एक प्रमुख फसल बन चुकी है। पिछले 25 वर्षों में सोयाबीन कृषि के अंतर्गत इसका क्षेत्र विस्तार सन 1970-71 के 0.3 हेक्टेयर की तुलना में वर्ष 1995-96 में 48.50 लाख हेक्टेयर से बढ़ चुका है और सन 2000 तक इसका फैलाव 73 लाख हेक्टेयर तक तय करने के भरपूर शासकीय प्रयास हो रहे हैं। हमारे देश में कृषि भूमि का विस्तार तो हो नहीं सकता, ऐसे में परंपरागत रूप से उगाई जा रही फसलों का ही स्थान सोयाबीन ले रही है। ज्वार, मक्का जैसी फसलों के निरंतर घटते क्षेत्रफल के कारण सोयाबीन की खेती को अधिक बढ़ाने और लोकप्रिय करने और खाद्यान्न के रूप में गेहूं की निरंतर बढ़ती मांग के फलस्वरूप इसके बढ़ते भाव से वर्ष 1996-97 में देश की गरीब जनता त्राही कर चुकी है। भारत सरकार भी इस गंभीर स्थिति का आकलन कर 40 लाख टन गेहूं विदेशों से आयात करने को विवश हुई है। ऐसे में परिस्थितियों का मनमाना अंदाज लगाते हुए कृषि प्रणाली के बदलते स्वरूप को देश की आवश्यकताओं के अनुरूप सही दिशा देकर हमारे राजनेता और शीर्ष अधिकारी स्वर्ण मृगरूपी विदेशी मुद्रा के मोहजाल में फंसकर निर्यात प्रोत्साहन के लिए सोयाबीन उत्पादन की आवश्यकता से अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। पैरा देश में सोयाबीन उत्पादन और क्षेत्र आच्छादन की दृष्टि से लगभग 70% योगदान मध्य प्रदेश का है। मालवा, मध्य भारत महाकौशल से ज्वार, मक्का जैसी परंपरागत फसलें सिमट गई हैं और अब धान उत्पादन क्षेत्र छत्तीसगढ़ की बारी है, जहां प्रदेश शासन 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन के फैलाव की योजना बना रहा है। आदिवासी और ग्रामीण अंचलों में चाहे ग्रामीण जन और कृषि मजदूर भूख से तरसे, लेकिन प्रदेश के कृषि विभाग का एक सूत्रीय कार्यक्रम है सोयाबीन की खेती का अधिक से अधिक विस्तार। कृषि प्रणाली के इस बदलाव के कारण परंपरागत फसलों की तुलना में इससे चाहे चारा भूसा कम मिले, पशुधन भूख से बिलबिलाता रहे, सोयाबीन का मानव खाद्य के रूप में प्रचलन भले ही न हो, सोया खाली का प्रदेश में पशु खाद्य के रूप में न्यूनतम उपयोग हो, लेकिन विदेशी मुद्रा के लाभ में सोयाबीन का फैलाव जरूरी है। ऐसी ही शासन की नीति बन गई प्रतीत होती है। इस नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका संगठित सोया उद्योग निभा रहा है। पैरा महोदय, प्रदेश शासन की अध्यक्षता के फलस्वरूप पंचायती राज के आने के पूर्व ही जहां सार्वजनिक चरोखर भूमियों को अतिक्रमण निगल चुका है, वहीं वर्ष में 1500 करोड़ रुपए की सोया खली विदेशों को निर्यात कर देशी पशुधन को इससे वंचित रखा जा रहा है। खली और चारे की कमी के कारण प्रदेश का पशुधन अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर ही रहा है। इसके परिणाम स्वरूप घटती पशु उत्पादकता के कारण खेती की उर्वरता में लगातार कमी परिलक्षित हो रही है, लेकिन
इन सब से बेखबर होकर लगभग 60 देशों को भारत में सोया खली निर्यात की जा रही है। पैरा पूरे देश में सोया प्रसंस्करण उद्योग के लगभग 155 व अकेले मध्य प्रदेश में लगभग 74 उपक्रम हैं व इनकी स्थापित क्षमता लगभग 143 लाख टन सोया प्रसंस्करण की है। वहीं देश में अभी लगभग 44 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन हो रहा है। सोया उद्योग की मांग व आपूर्ति के इस बड़े अंतर के कारण सोयाबीन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सोया उद्योग अपने संगठन के माध्यम से शासन पर दबाव बनाए हुए हैं। सोयाबीन की खेती में बढ़ती लागत व लगभग स्थिर उत्पादकता के कारण किसानों के प्रति इकाई क्षेत्र लाभ में तो कमी आ रही है। सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र 1994-95 तक लगभग 10 वर्षों में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार लगभग 305% हुआ है। वहीं कुल उत्पादन इस अवधि में 359% ही बढ़ पाया है। भारत में आज भी औसत उत्पादकता लगभग 1000 किलो प्रति हेक्टेयर है, जबकि इटली में यह 4546 किलोमीटर है। अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको आदि देशों में लगभग 2100 किलोमीटर है से अधिक है। हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक सोयाबीन की उन्नत प्रजातियों की औसत उपज लगभग 2500 से 3000 किलो प्रति हेक्टेयर बताते हैं। यद्यपि बृहद स्तर पर यह लगभग 1000 किलोमीटर हेक्टेयर व अनुसंधान क्षेत्रों शासकीय फर्मों पर 1200 किलोमीटर हेक्टेयर है। इसके बावजूद उन्नत प्रजातियों की उत्पादन क्षमता औसत उपज का नाम देकर वह किसानों के साथ छल नहीं कर रहे हैं। पैरा सोयाबीन की खेती में लगभग 150 प्रकार की कीट व्याधियों का प्रकोप हो रहा है व प्रदेश के किसी न किसी क्षेत्र में ये व्याधियां प्रतिवर्ष महामारी का रूप लेकर किसानों की कमर तोड़ रही है। सोयाबीन की लगातार खेती से कृषि भूमि की उर्वरता बढ़ने के बजाय घट रही है। विराम। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, संविधान स्वीकार करने के 47 वर्षों बाद एवं स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के वर्ष में भारत सरकार ने शिक्षा को एक संवैधानिक मौलिक अधिकार बनाने का निर्णय किया है। यह सुविदित है कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों वाले अध्याय में धारा 45 में कहा गया है, राज्य 14 वर्ष तक की उम्र के सारे बच्चों के लिए 10 वर्ष के अंदर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने की कोशिश करें। लेकिन संविधान की इस धारा में निर्धारित 10 वर्षों की बात तो छोड़ ही दीजिए, आज भी राज्य ने अपना वह दायित्व पूरा नहीं किया है। पैरा राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार द्वारा 1990 में गठित आचार्य राममूर्ति समिति ने सबसे पहले स्वीकार किया कि शिक्षा को भारतीय नागरिकों का एक मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। इसने संविधान में संशोधन की सिफारिश की, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण सिफारिश उसने यह की कि इस मौलिक अधिकार को हासिल करने के लिए समाज में जरूरी स्थितियां पैदा की जाएं। पैरा जब भारत ने बाल अधिकार के बारे में संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किया तो उसने शिक्षा को अनिवार्य बनाने का दायित्व स्वीकार कर लिया। इसके बाद
1993 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया। इसमें 14 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना गया। निर्णय में कहा गया कि 44 वर्ष धारा 45 में निर्धारित अवधि से भी अधिक समय बीत जाने से उस धारा का निर्देश एक बाध्यकारी अधिकार में बदल गया है। पैरा फिर भी संविधान लागू होने के बाद के सारे दशकों में सरकार शिक्षा की उपेक्षा करती रही है। परिणाम स्वरूप भारत में निरक्षरों की संख्या कुल जनसंख्या के 2/3 से भी ज़्यादा है। एक तरफ देश में निरक्षरों की संख्या इस तरह बढ़ती जा रही थी, पर दूसरी तरफ 1968 और 1986 की शिक्षा नीति संबंधी रिपोर्टों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की जरूरत अनुभव नहीं की गई। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने तो 1964 में यहाँ तक घोषणा कर दी कि अनिवार्यता गैर जरूरी है। उसने यह भी कहा कि यह बेअसर है, पर दुख की बात यह है कि इस दिशा में गंभीर प्रयास किए बिना ही ऐसी घोषणाएं कर दी गई। यह गौर करना दिलचस्प है कि भारत में शिक्षा पर वार्षिक रिपोर्टों में अनिवार्यता की स्थिति का वर्णन प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में ही हुआ है। अनिवार्य शिक्षा के बारे में कानून बने हुए थे।